हेलो कक्षा 6 के बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विद्या निकेतन पर। और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारे विज्ञान का पाठ 4, वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं यानी सामानों के, और समूह बनाना का मतलब होता है उन्हें इकट्ठा करना। वस्तुओं के मतलब सामानों के, और समूह बनाना का मतलब होता है इकट्ठा करना। या हम यूँ कह सकते हैं एकत्रित करना। तो आज हम इस पाठ में वस्तुओं को उनके रंगों के आधार पर, उनके आकार प्रकार के आधार पर, बनावट के आधार पर, स्पर्श के आधार पर और उनके गुणों के आधार पर उनका समूह बनाना सीखेंगे। आइए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर उसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर की कुर्सियों, बैलगाड़ियों, साइकिलों, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ यानी कि रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृतियों की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार के गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को ही सम्मिलित करें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें रहे हैं जिसे खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों को उन सभी वस्तुओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों में 1.1, 1.2 और 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं को सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं उस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का समूह बनाना चाहते हैं, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि प्लास्टिक से बनी होती हैं, जैसे कि बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप और इसी प्रकार की अनेक बहुत सी वस्तुएं हैं इस समूह में स्थान ले सकते हैं। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियाँ तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा। सबसे पहले हमने उन्हें आकृतियों के आधार पर बांटा था। उसके बाद वे किन पदार्थों से बने हैं, यानी वो जो खाद्य पदार्थ थे उन्हें हमने उसके आधार पर समूह में रखा। अब देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, और ये पदार्थ कांच की धातुएं यानी कि लोहा, सोना, पीतल, चांदी, तांबा, कांस्य, ये सभी क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो भी आपने देखा ऊपर, बाल्टी हो गई, लंच बॉक्स हो गया, खिलौने हो गए, ये सभी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं। लकड़ी के भी फर्नीचर होते हैं, रुई के भी बहुत सारे, जैसे कि गद्दा है, रजाई है, तकिया है, कुशन है। कागज़ के हो गए, जैसे किताब हो गया, नोटबुक हो गई, डायरी हो गई, कैलेंडर हो गए। पंख से कच्ची मिट्टी के घर जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, तथा मृदा यानी मिट्टी से जो मिट्टी के बर्तन कुम्हार चाक पे बनाते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो पदार्थ बहुत सारे हैं और उनके बारे में हम विचार अभी आगे करेंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं। इन्हें इनके आकार प्रकार के हिसाब से या इनके गुणों के आधार पर या इनके स्पर्श के आधार पर इन्हें हम एक समूह में रख सकते हैं। चलिए हम धीरे धीरे इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा क्रियाकलाप 1 है और उसमें क्या है। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुओं को एकत्र करेंगे। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली एक वस्तु ला सकता है, तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से भी एकत्र हम कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप स्कूल में हैं और स्कूल में आप घर से प्रतिदिन कुछ ना कुछ घर के सामान लेकर जाते हैं और वहाँ एकत्र करते हैं। इसके अलावा स्कूल में जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें भी आप एकत्र कर सकते हैं। और उन चीज़ों में क्या क्या मिल सकता है आपको? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर यानी डस्टर भी हो सकता है उसमें, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक और आलू।
अब वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी हम बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि दीवार है, वृक्ष है, दरवाजे हैं, ट्रैक्टर हैं, सड़कें हैं। तो इन सभी चीज़ों को सिर्फ हम सूचीबद्ध कर सकते हैं या उनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, इनको हम लाकर वहाँ नहीं रख सकते। इन संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी के बने हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं के दो समूह में उनको विभाजित कर सकते हैं। इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी की बनी होती हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी होती। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करना, लिखना एक कौतुक हो सकता है। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाना और उन्हें सूचीबद्ध करना या उन्हें एक समूह में रखना, ये एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावक से विचार विमर्श कीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बड़े, आपके मित्र, आपके शिक्षक, अभिभावक आपकी मदद जरूर करेंगे। आइए हम देखते हैं सारणी 4.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बने हैं। तो यहाँ देखिए हैं वस्तुएं और यहाँ है पदार्थ जिनसे ये बने हैं। तो प्लेट यहाँ देखिए, आपके जो किताब है उसमें लिख रखा है कि प्लेटें किन किन सी चीज़ों से बनी हैं। ये इस्पात की, कांच की और प्लास्टिक की और भी अन्य कई पदार्थ से प्लेटें बनाई जा सकती हैं या बनती हैं। जैसे पीतल की भी बनती हैं, कांच की बनती हैं, चीनी मिट्टी की बनती हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी वस्तु है हमारे पास पेन। और पेन किस किस चीज़ से बनी होती हैं? प्लास्टिक की भी बनी होती हैं, धातु की भी बनी होती हैं। अगले दो कॉलम हमारे लिए है, चलिए हम उनको जोड़ते हैं। तो मान लीजिए हम अगली वस्तु हम ले लेते हैं कुर्सी। किन किन चीज़ों से बनाई जा सकती हैं? ये इस्पात की, लकड़ी की और प्लास्टिक की। अगला हम ले सकते हैं बर्तन। और बर्तन हम किन किन चीज़ों से बना सकते हैं? किन किन चीज़ों से बनते हैं ये बर्तन? ये बन जाते हैं मिट्टी के, इस्पात के, चलिए हम सारणी 4.1 को पूरा करेंगे। वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे वे बनी हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ वस्तुएं हैं और यहाँ पदार्थ जिनसे वे बने हैं। तो सबसे पहली वस्तु है हमारे पास प्लेट। वो बनी होती है इस्पात की यानी स्टील की, जिनमें आप खाना खाते हैं रोज़। कांच की बनी होती हैं, चीनी मिट्टी की भी बनी होती हैं और प्लास्टिक की। मिट्टी के भी बर्तन, मिट्टी की भी प्लेटें बनी होती हैं। दूसरी वस्तु है हमारे पास पेन और ये प्लास्टिक की भी बनी होती हैं और धातु की भी बनी होती हैं। अगली वस्तु हम ले लेते हैं कुर्सी। मान लीजिए हम अगली वस्तु ले लेते हैं कुर्सी। तो ये किन किन चीज़ों से बनी होती हैं? ये बनी होती हैं लकड़ी की, प्लास्टिक की, इस्पात यानी स्टील की, है ना। और अगली वस्तु हम ले लेते हैं बर्तन। तो देखिए बर्तन हमारे किन किन चीज़ों से बने होते हैं? इस्पात के, कांच के, पीतल के और कांसे के भी बर्तन होते हैं, लोहे के भी बर्तन होते हैं, लकड़ी के भी बर्तन होते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये बहुत सारे पदार्थों से बन सकते हैं। चलिए हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे।
बूझो ये जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। तो हम क्रियाकलाप 2 पढ़कर इसके जवाब को ढूंढेंगे। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है और इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम में लिख सकते हैं। तो ये हम आगे बढ़ेंगे और तब हम इन्हें लिखेंगे। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और इन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती हैं और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम इस सारणी को पूरा कर लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ है पदार्थ, यहाँ देखिए आप पदार्थ है और यहाँ इन पदार्थों से ये वस्तुएं बनी हैं। अब लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? अब लकड़ी से बन सकती हैं हमारी कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। दूसरा देखिए, कागज़ से बनने वाली चीज़ें हैं पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर आदि। इसी तरह चमड़े की बनने वाली चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? पर्स, बेल्ट, जूते, अगला है प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? प्लास्टिक के खिलौने, बाल्टी, लंच बॉक्स, आदि। इसके बाद आप देखिए, रुई से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? रुई से बनाई जाने वाली चीज़ों में हो सकता है हमारा गद्दा, तकिया, कुशन आदि। और सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह भी इनसे बनते हैं। जो बच्चों के खेलने वाले नरम खिलौने होते हैं वो भी रुई के बने होते हैं। अब आइए हम पढ़ेंगे पदार्थों के गुण। तो क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का ही क्यों बनाया जाता है? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसके बाद याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा ये कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसे पदार्थ चाहिए जो कि जल को रोक सके या द्रवों को रोक सके। इसी प्रकार खाना बनाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी वाला कार्य नहीं होगा। अगर हम कागज़ का बर्तन बनाएंगे जिसमें हम खाना बनाते हैं तो क्या होगा? आग पर रखते ही वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि खाना बनाने के लिए हम कागज़ के बर्तन का इस्तेमाल करें। तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो सबसे पहले जो पदार्थों में गुण होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो गुण होता है वो दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, लोहा तांबे से अथवा एल्युमिनियम से भी भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती।
तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये जो धातु है, धातु की एक खास गुण क्या होती है, इनमें चमक होता है जो कि लकड़ी में नहीं होता। क्रियाकलाप, आइए देखते हैं कि हम क्रियाकलाप में क्या देखेंगे। विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमीनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। चाक मतलब जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, यहाँ चाक लिखा है, वैसे चौक होता है। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीली पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भाग में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए लोहे की चीज़ है या एल्यूमिनियम की चीज़ है, किसी भी धातु की जो चीज़ है, अगर उन्हें काटा जाए तो उन ताजे कटे पृष्ठों को आप ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। तो अगर आप काटते हैं और काटने के बाद क्या होता है, आपको एक उसमें चमकदार, वो बहुत शाइन करता हुआ दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये पूरी लोहे की पाइप है या धातु की बनी हुई है, ठीक है। और इसको अगर हम बीच से कट करते हैं, इसको अगर हम बीच से काट देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? काटने के बाद यहाँ से इसमें एक बहुत अच्छी चमक हमें दिखाई देगी, जो कि धातुओं में, धातु की चीज़ों को कट करने पर दिखाई देता है। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? द्युति का मतलब क्या होता है? चमक दिखना या शाइन देखना। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं कीजिए, तथा धूतिवान और धूतिहीन, धूतिवान मतलब चमकदार और धूतिहीन का मतलब होता है चमक रहित या जिसमें चमक ना हो, पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे धूतिमान हैं या नहीं। रेगमाल क्या होता है? रेगमाल एक तरह का कागज़ की तरह का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुरदरा होता है और उससे मेटल की चीज़ें या धातु की चीज़ों को रगड़ा जाता है उन्हें चिकना करने के लिए। तो रेगमाल से भी आप रगड़कर किसी धातु को देख सकते हैं कि क्या उनमें द्युति है, उनमें चमक है या नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु के होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और बहुत द्युतिहीन यानी निष्प्रभ, द्युतिहीन मतलब निष्प्रभ, जिसमें कोई चमक ना हो, दिखाई देने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लोहा वगैरह है, अगर बहुत दिनों तक आप इसको छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? उनकी चमक खत्म हो जाती है, तो वो ऐसे क्या दिखने लगते हैं? द्युतिहीन दिखने लगते हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। वायु मतलब हवा और नमी यानी क्या होता है? पानी की मात्रा। हवा में जो मौजूद पानी की मात्रा है वो उस लोहे के साथ अभिक्रिया करती है और इसकी वजह से उसका जो चमक है वो खत्म हो जाता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम धातु की चीज़ों को काटते हैं तभी हमें वो चमक दिखाई देती है, अन्यथा वो हवा और नमी की वजह से उस धातु के साथ अभिक्रिया करके उसकी चमक को ख़त्म कर देती है। अब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें जो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास वहाँ पे आप कर सकते हैं और यह भी देखें कि उनमें द्युति है या नहीं। कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना या संपीड़ित करना, इसको मतलब कहते हैं दबाना, कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आप इतनी आसानी से खरोंच नहीं सकते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आप आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं यानी दबा सकते हैं अथवा खरोंच सकते हैं, कोमल पदार्थ
कहलाते हैं। जिनको अगर आप दबाएंगे तो वो क्या होगा, कोमल होगा, तभी दबेगा, क्योंकि जो कठोर चीज़ें होंगी उन्हें आप नहीं दबा सकते। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें आप संपीड़ित करना कठिन होता है वे कहलाते हैं कठोर चीज़ें। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज क्या होते हैं, कोमल होते हैं और आप उन्हें संपीड़ित कर सकते हैं, जबकि लकड़ी कठोर है, इसे आप संपीड़ित नहीं कर सकते। दिखावट में पदार्थ में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में भी सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? अब हम पढ़ेंगे विलेय अथवा अविलेय। विलेय का मतलब क्या होता है, घुल जाना। अविलेय का मतलब होता है नहीं घुलना या अघुलनशील होना। तो आइए क्रियाकलाप 4 में हम पढ़ेंगे कुछ ठोस पदार्थ जिन्हें चीनी, नमक पाउडर, कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए और प्रत्येक गिलास में 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास को कुछ मात्रा में चम्मच भरकर, कुछ मात्रा में यानी 1 चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार बाकी शेष गिलासों में भी अन्य पदार्थों को मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विडोलित कीजिए, यानी धीरे धीरे उनको घोलने का प्रयास कीजिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने परीक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। अब आपने इन गिलासों में इन सारी चीज़ों को घोल दिया। अब आप देखने का प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन सी चीज़ें घुलती हैं और कौन सी चीज़ें घुलती नहीं हैं या अघुलनशील हैं। तो यहाँ देखिए क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। कई सारी इनमें चीज़ें हैं जो कि पानी में बिल्कुल घुल जाएंगी और बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि आपने उनमें कुछ घोला है, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप कितनी भी देर तक घोलते रहें वो उसमें नहीं घुलेगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पदार्थ और जल में लुप्त हो जाते हैं या नहीं होते उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है और चीनी ये भी हो जाता है ना, तो हो जाता है यानी हाँ लगा देंगे। बालू नहीं होता है तो नहीं लगाएंगे। चॉक पाउडर देखिए, चॉक पाउडर क्या होता है, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा तो नहीं लगा देंगे। लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलेगा तो नहीं लगा देंगे। तो यहाँ हमने ये सारणी पूरी की। आइए हम आगे पढ़ेंगे। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा घुल गए यानी विलीन हो गए, या हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में घुलनशील थे या विलेय थे। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विडोलित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं या अघुलनशील हैं। आइए पाठ में कुछ प्रमुख शब्द आए हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। कठोर का मतलब होता है कठोर का मतलब होता है सख्त चीज़ें। अविलेय का मतलब होता है अघुलनशील। द्युतिमय का मतलब होता है चमकीला। पदार्थ यानी वस्तुएं। धातु यानी लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, कांसा, ये सारी चीज़ों जो होती हैं उनको हम धातु कहते हैं। अपारदर्शी यानी जिनके आर पार नहीं देखा जा सके। रुक्ष यानी खुरदरी चीज़ें। विलेय यानी जो घुल जाती हैं, घुलने वाली चीज़ें। पारभासी का मतलब होता है जिनके हम आर पार देख तो सकते हैं पर साफ साफ या स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। पारदर्शी यानी वो वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। तो ये सारे जो शब्द थे वो आपके लिए इस पाठ में आए थे, तो एक एक करके हमने उनके बारे में जान ली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो सारांश है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा इसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य
नहीं होते, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ अन्य चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ कोमल भी लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि कांच पारदर्शी होता है तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी अथवा धातुएं अपारदर्शी तथा कुछ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं थोड़े थोड़े आपको बोल के करा दूंगी, और जो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगी उनको मैं बोलती जाऊंगी और आप कर लेना। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखें तो आप लिख सकते हैं मेज, कुर्सी, फर्नीचर, या फर्नीचर में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं प्लास्टिक के। फिर खिलौने हो गए, खिलौने भी लिख सकते हैं, कुर्सी भी लिख सकते हैं, मेज लिख सकते हैं। इस तरह से लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं उनसे बनने वाली 5 चीज़ों के नाम आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो कांच की प्याली चमकदार है या चमकदार नहीं है? तो कांच की जो प्याली होती है वो चमकदार होती है। प्लास्टिक का खिलौना चमकदार नहीं होता। स्टील की जो चम्मच है वो चमकदार होती है और सूती कमीज भी चमकदार नहीं होता। तो इस तरह से आप इनको लिख लीजिए। और लकड़ी की जो 5 चीज़ें हैं उनको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। खिलौने, कुर्सी, मेज, पहिया, बेलन, है ना, वो भी लकड़ी का ही होता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। आप इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं जो भी अब आपको आसपास। अब जैसे बल्ला है, बल्ला भी हम लिख सकते हैं क्योंकि बल्ला भी किससे बना होता है? लकड़ी का ही बना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। चलिए, दूसरा भी मैंने बता दिया। अब निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है अथवा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। आइए यहाँ पे देखिए, पुस्तक किससे बना होता है? ये पुस्तक, इनका उचित मिलान हम करेंगे। तो देखिए, पुस्तक किससे बना होता है? ये कागज से। गिलास आप कांच का लिख लीजिए। कुर्सी किससे बनी होती है? लकड़ी की। खिलौना किसका बना होता है? प्लास्टिक का। और जूते किसके बने होते हैं? चमड़ा का। ये देखिए, हमने मैचिंग भी कर ली। इसके बाद चलिए नीचे देखेंगे। नीचे दिए गए कथन पर सत्य अथवा असत्य इनका उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। तो क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम असत्य लिख देंगे, ठीक है, या हम असत्य के लिए क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। तो ये भी गलत है। चौक जल में विलीन हो जाता है, चौक जल में नहीं घुलता, तो हम नो लिख देंगे। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये सही है। चीनी जल में विलीन हो जाती है, तो ये भी सही है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, यानी जो तेल है वो पानी के साथ घुल जाता है, तो ये गलत है, गलत लिख देंगे। बालू जल में निस्सादित हो जाता है, निस्सादित यानी जल में नीचे बैठ जाता है, तो ये सही है, सत्य है, तो सही क्या निशान लगाएंगे। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सिरका जल में घुल जाता है, ये सही है। अब यहाँ देखिए, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल है, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। गोल आकृति और अन्य आकृति। तो सबसे पहले गोल आकृति वाले में देखिए, तो सबसे पहले गोल आकृति में कौन कौन से हम लिख देंगे?
गोल आकृति में हम लिख सकते हैं बॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा। और अन्य आकृति वाले में हम लिख सकते हैं जल और चीनी। इसी तरह ख में देखिए खाद्य पदार्थ वाले में हम लिख सकते हैं, खाद्य पदार्थ वालों में हम लिख सकते हैं जल, संतरा, चीनी और सेब। और अखाद्य वाले में हम क्या क्या लिखेंगे, बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। आप सुन सुन के लिखते जाइए, मैं बहुत जल्दी आपको लिख के भी दूंगी। अब यहाँ देखिए, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और जांच कीजिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरते हैं। तो आप जल में तैरने वाली चीज़ें जैसे चौक हो गई, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और ये तेल पर भी तैरती हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। कुर्सी है, पलंग है, मेज है, बच्चा है और अलमारी। तो सबसे अलग इसमें कौन है, सबसे अलग इसमें है बच्चा, तो इसको गोल कर देंगे। अब देखिए गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ये सारी फूलों के नाम हैं। नाव एकदम अलग है तो इसे हम गोल कर देंगे। इसके बाद है एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, रेत सबसे अलग है, इसको गोल कर देंगे। इसके बाद देखिए चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, इसमें रेत सबसे अलग है तो इसको हम गोल कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये चीनी, नमक और जो कॉपर सल्फेट है ये पानी में घुलनशील है और रेत घुलनशील नहीं है, इसलिए रेत अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने ये पाठ पूरा कर लिया। और आप चाहो तो दोबारा भी पाठ को पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये पाठ समझ आया और कितना आया। थैंक यू बच्चों एंड बाय बच्चों, टेक केयर।